वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 8 की, सिविल प्रोसीजर कोड के, जो कि बात करता है रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम से रिलेटेड है ये ऑर्डर 8। तो समझते हैं कि रिटन स्टेटमेंट क्या होता है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इसका रूल 6 तक समझा चुकी हूँ। अब स्टार्ट करेंगे रूल 6A से। तो रिटन स्टेटमेंट जो होता है डिफेंडेंट की तरफ से जब कोर्ट में वह अपना डिफेंस रखता है, उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति केस करता है कोर्ट में, तो वह अपना डिफेंस रखने के लिए, अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से क्या है अपना पक्ष रखता है। तो उसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन। सेट ऑफ होता है जिसे कि मुजरा कहते हैं, इसको हम समझेंगे, इसके डिफरेंस को समझेंगे। और काउंटर क्लेम, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या अंतर होता है सबको हम समझेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सेट ऑफ क्या होता है और काउंटर क्लेम क्या होता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक जो प्लेंटिफ है, इस प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट के खिलाफ कोई केस किया। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ केस किया, तो उस केस में जो रिकवरी के मनी की रिकवरी के लिए कोई केस दाखिल किया, तो प्लेंटिफ ने क्या है 20,000 रुपये का केस किया कि डिफेंडेंट ने मुझे 20,000 रुपये देने हैं। लेकिन किसी अदर केस में या किसी अदर तरीके से डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के क्या है 30,000 रुपये क्या है उसके पास पहले से ही डिफेंडेंट के पड़े हुए हैं। लेकिन प्लेंटिफ ने ये कोर्ट से कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 20,000 रुपये लेने हैं। और डिफेंडेंट क्या है उसमें क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है कि मेरे इस पे प्लेंटिफ पे क्या है पहले से 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो जो 20,000 रुपये हैं उससे सेट ऑफ कर लिया जाए और जो भी अमाउंट बनता है वो प्लेंटिफ को दे दिया जाए। तो इस तरीके से सेट ऑफ हो जाएगा और उस केस में जो भी उसका 20 और 30 के अंदर जो भी डिफरेंस होगा वो प्लेंटिफ को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं काउंटर क्लेम क्या होता है। तो काउंटर क्लेम होता है कि कोई प्लेंटिफ ने कोई केस को दाखिल किया डिफेंडेंट के खिलाफ, और डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट ने कोई उसके पास एक ऐसा इशू है कि वह अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखता है कि मेरा तो इस वादी प्लेंटिफ के खिलाफ कुछ क्या है क्लेम बनता है। तो उस केस में वह अलग से डिफेंडेंट कहते हैं केस कोर्ट में ना दाखिल करके अपने रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम के थ्रू, यानी कि प्रति दावा करके काउंटर क्लेम के थ्रू क्या है प्लेंटिफ पे काउंटर क्लेम का केस कर सकता है। अपने रिटन स्टेटमेंट लिख सकता है कि मेरे को क्या है इस प्लेंटिफ से जो है इस तरीके का क्लेम चाहिए। तो इस तरीके से काउंटर क्लेम होता है। सेट ऑफ होता है कि कोई अमाउंट है, उस अमाउंट में क्या है एडजस्टमेंट कर ली गई कि डिफेंडेंट ने भी क्या है प्लेंटिफ को कुछ दिया हुआ है, प्लेंटिफ उसको इग्नोर करके डिफेंडेंट के खिलाफ केस कर देता है। लेकिन जब इसका डिफेंस का टाइम आता है तो डिफेंडेंट कहता है कि मेरी पहले ही रकम इस पे प्लेंटिफ पे पड़ी हुई है, उससे क्या है सेट ऑफ कर लिया जाए। काउंटर क्लेम होता है एक अलग से आप कोर्ट में दावा ना करके रिटन स्टेटमेंट में जो आप डिफेंस कर रहे हैं, जो प्लेंटिफ ने अपने खिलाफ केस किया है, तो आप अपना डिफेंस रिटन स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें ही एक पार्ट काउंटर क्लेम का डाल सकते हैं। और प्लेंटिफ से जो आपने क्या है कोई रिलीफ चाहिए है, कोई क्लेम चाहिए है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, उसे कहते हैं काउंटर क्लेम। क्योंकि अगर अलग से केस दाखिल किया जाएगा डिफेंडेंट की तरफ से तो क्या है कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, प्रोसीडिंग्स बढ़ेगी और कंफ्यूजन भी होगा। तो उस केस में क्या है इस जो काउंटर क्लेम है उसी रिटन स्टेटमेंट में दाखिल करके क्या है जो क्लेम प्लेंटिफ को चाहिए वो तो कोर्ट देगी, लेकिन जो रिलीफ कहते हैं डिफेंडेंट को चाहिए तो वो रिलीफ भी कोर्ट प्लेंटिफ से दिलवाएगी। तो फ्रेंड्स ये था। तो हम अब आ जाते हैं कि ऑर्डर 8 के कि रूल 6A क्या कहता है। रूल 6A कहता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। तो बाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन, रूल 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अपने अधिकार के अतिरिक्त
यानी कि इसमें सेट ऑफ का जो राइट था वो भी यूज कर लिया डिफेंडेंट ने। के अतिरिक्त क्या है, वादी के दावे के विरुद्ध, जो वादी ने, जो प्लेंटिफ ने उसके अंगेंस्ट दावा किया है, उसके विरुद्ध अंगेंस्ट क्या है, प्रति दावे के रूप में अपने ऐसे अधिकार या दावे को, जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद का फाइल केस कोर्ट में दाखिल करने से पूर्व या पश्चात, किंतु अपनी प्रतिरक्षा यानी कि अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने से पहले या अपनी डिफेंस रखने से पहले जो सीमा है, जो सीमा में जो रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया जाता है 30 डेज या 90 डेज, उससे पूर्व क्या है, अपना जो वाद हेतुक है, जो इशू है, जो काउंटर क्लेम है, वो रखना होगा और या उठाना होगा, और ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं, तो इस तरीके से किया जा सकता है। परंतु यानी कि सेट ऑफ का भी राइट है डिफेंडेंट पे और काउंटर क्लेम का भी राइट है, बहुत अच्छा रहता है ये। परंतु ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक नहीं होगा, यानी कि जो प्रतिदावा काउंटर क्लेम डिफेंडेंट की तरफ से किया जा रहा है, तो उस कोर्ट को जुरिडिक्शन भी होना चाहिए, उस कोर्ट को अधिकार होना चाहिए उस केस का ट्रायल करने का, तभी ऐसा काउंटर क्लेम किया जा सकता है। सेकेंड है कि ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिवाद के प्रभाव के समान ही होगा, जिससे न्यायालय एक ही वाद में मूल दावे और प्रतिदावे दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो। यानी कि जो दावा किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के लिए, तो उस पर भी कोर्ट जजमेंट देगा, और जो डिफेंडेंट की तरफ से प्लेंटिफ के ऊपर कोई क्लेम किया गया है, तो उसका भी जजमेंट क्या है, कोर्ट एक ही केस में दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 3। रूल 3 कहता है, सब रूल 3 रूल 6A का, कि वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी वह प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाए फाइल करे। यानी कि जो प्रतिदावा यानी कि डिफेंडेंट के द्वारा जो काउंटर क्लेम किया गया है वादी के ऊपर, जिसने केस दाखिल किया है उस पर काउंटर क्लेम कर दिया गया है, यानी प्रतिदावा दावे के ऊपर दावा कर दिया गया है, तो वादी जो है प्लेंटिफ जो है वह उसका उत्तर रिटन स्टेटमेंट के थ्रू कोर्ट में दाखिल कर सकता है, अपनी डिफेंस रख सकता है वादी भी। नेक्स्ट आते हैं कि प्रतिदावे को बात पत्र के रूप में माना जाएगा और उसे वही नियम लागू होंगे जो बात पत्रों को लागू होते हैं। यानी कि एक केस में जो है काउंटर क्लेम जोड़ा गया है, लेकिन अलग से ही वो एक तरह का केस है, लेकिन एक ही केस में दो केसों को निपटाया जा रहा है। तो जो प्रतिदावे काउंटर क्लेम का जो केस किया जा रहा है उसमें वही रूल जो ऑर्डर 7 है बात पत्र के लिए जो नियम लागू होते हैं वो सेम नियम सेम रूल रेगुलेशन क्या है काउंटर क्लेम में भी अप्लाई होंगे, प्रतिदावे के लिए अप्लाई होंगे। तो ये बात करी गई है रूल 6A में। रूल 6A के बाद आता है कि रूल 6B। रूल 6B कहता है कि प्रतिदावे का कथन किया जाना, काउंटर क्लेम टू बी स्टेट, जहां कोई प्रतिवादी प्रतिदावे के अधिकार का समर्थन करने वाले किसी आधार पर निर्भर है, वहां वह अपने लिखित कथन में वह निर्दिष्ट कथन करेगा कि वह ऐसे प्रतिदावे के रूप में कर रहा है। यानी कि मेंशन करना होगा आपको रिटन स्टेटमेंट में कि ये मेरा काउंटर क्लेम का जो है क्लेम है, जो ये मैं जो प्लीडिंग्स लिख रहा हूँ वो काउंटर क्लेम की है, ये मेंशन करना होगा अपने रिटन स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आते हैं रूल 6C। रूल 6C कहता है कि प्रतिदावे का अपवर्जन, जहां प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है और वादी यह दलील देता है कि उसके द्वारा उठाए गए दावे का निपटारा प्रतिदावे के रूप में नहीं वरन स्वतंत्र वाद में किया जाना चाहिए। वादी कहता है कि जो काउंटर क्लेम के थ्रू जिस केस में रिटन स्टेटमेंट में ही क्या है एक काउंटर क्लेम जो है उस वादी पर प्लेंटिफ पे क्या है कर दिया गया है, तो वो वादी कहता है वो प्लेंटिफ कहता है कि इसके लिए अलग से कोई केस लाया जाए, इसी केस में क्या इसको ज्वाइन नहीं किया जाए। तो
प्रतिदावे के रूप में क्या है, स्वतंत्र केस करना चाहिए। वहां वादी प्रतिदावे के संबंध में विवाद के तय किए जाने से पूर्व किसी भी समय न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसे प्रतिदावे का अवर्जन किया जाए और न्यायालय ऐसे आवेदन की सुनवाई करने पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो ठीक समझिए। तो वादी के द्वारा कहा गया कि काउंटर क्लेम इसी केस में ना किया जाए, अलग से एक केस दाखिल किया जाए मेरे खिलाफ, इसी केस में क्या है, इसका निपटारा ना किया जाए। तो ऐसा आवेदन कर सकता है और कोर्ट उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिनाई भी। तो रूल 6D कहता है बात के बंद कर दिए जाने का प्रभाव। यदि ऐसे किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है, काउंटर क्लेम कोई डिफेंडेंट करता है, तो उस केस में जो कहते हैं वादी पर वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे पर कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि कोई क्लेम उठाया गया हो, काउंटर क्लेम प्रतिवादी द्वारा किया गया है, एक प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ के ऊपर काउंटर क्लेम किया गया है, प्रतिदावा किया गया है और कोर्ट को लगा कि ये केस जो है रोक दिया जाना चाहिए, तो वो कोर्ट केस रोक देगी, लेकिन जो काउंटर क्लेम का जो दावा किया गया है उसकी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेगी। ये कहता है रूल 6D। तो रूल 6E क्या कहता है? वो कहता है कि प्रति दावे का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम। यदि वादी द्वारा दिए गए प्रति दावे का उत्तर प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है, डिले करता है, तो न्यायालय वादी के विरुद्ध उस प्रति दावे के संबंध में जो उसके विरुद्ध किया गया है निर्णय सुना सकेगा और प्रति दावे के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। यानी कि वादी के ऊपर काउंटर क्लेम किया गया, उसने उसका उत्तर नहीं दिया, डिले करी, तो उसके खिलाफ यानी जिसने केस दाखिल किया उसी के खिलाफ क्या है, कोर्ट केस डिसाइड कर सकती है। ये कहते हैं रूल 6E। रूल 6F क्या कहता है? रूल 6F कहता है जहां प्रतिदावा सफल होता है वहां प्रतिवादी को अनुतोष। जहां किसी बात में वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में मुजरा या प्रतिदावा सिद्ध कर दिया जाता है और ऐसा कोई अतिशेष पाया जाता है जो यथास्थितिवादी या प्रतिवादी को सौदे है, वहां न्यायालय ऐसे पक्षकार के पक्ष में जो ऐसे अतिशेष के लिए हकदारों निर्णय दे सकेगा। यानी कि जो काउंटर क्लेम किया गया है उसमें सक्सेसफुल रहता है उसको प्रूफ करने में डिफेंडेंट, तो उस केस में जो जिसके भी द्वारा, चाहे वादी के द्वारा कोई रकम जो है देने वाली है या प्रतिवादी के द्वारा देने वाली है, उस केस में कोर्ट डिसीजन दे सकती है दोनों के खिलाफ कि हाँ आप इस रकम को क्या है उस व्यक्ति को जो उसका हकदार है उसे दें। रूल 6G क्या कहता है? रूल 6G कहता है कि लिखित कथन से संबंधित नियमों का लागू होना। प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन से संबंधित नियम प्रतिदावे के उत्तर में फाइल किए गए लिखित कथन को भी लागू होंगे। जो रिटन स्टेटमेंट प्रतिवादी के द्वारा दिया जा रहा है, जब काउंटर क्लेम डिफेंडेंट के द्वारा किया जाता है, तो वादी भी रिटन स्टेटमेंट में जो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगा उसमें सेम रूल 8 जो है अप्लाई होगा। तो ये बताया गया है रूल 6G में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रूल 7 कहता है डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स, पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा या मुद्रा। जहां प्रतिवादी पृथक या सुभिन्न तथ्यों पर आधारित प्रतिरक्षा के या मुजरा के कई सुभिन्न आधारों पर निर्भर करता है, वहां उसका कथन जहां तक संभव हो सके पृथकता और सुभिन्न किया जाएगा। जहां ग्राउंड्स अलग हैं वहां वो ग्राउंड्स अलग ही उस रिटन स्टेटमेंट में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरक्षा का नया आधार, न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो बात के संस्थित किए जाने के या मुजरा का दावा करने वाले लिखित कथन के उपस्थित किए जाने के पश्चात पैदा हुआ है, यथास्थितिवादी या प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाया जा सकेगा। यानी कि कोई नया आधार डिफेंस का, प्रतिरक्षा का कोई नया आधार केस को दाखिल करने के बाद क्या है अराइज हुआ है, तो उस केस में क्या है रिटन स्टेटमेंट के उसको मुद्दे को उठाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं
रूल 8A ऑर्डर 8 का बताता है कि प्रतिवादी का उन दस्तावेजों को पेश करने का कर्तव्य जिसके आधार पर उसने अनुतोष का दावा किया है। ये रिपील किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं रूल 9। रूल 9 कहता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स, पश्चातवर्ती अभिवचन। प्रतिवादी डिफेंडेंट के लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट के पश्चात कोई भी अभिवचन जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो, न्यायालय की इजाजत से ही और ऐसे निबंधों पर जो न्यायालय ठीक समझे उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किंतु न्यायालय पक्षकारों में किसी के भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए 30 दिन के अनधिक का समय नियत कर सकेगा। यानी 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट वादी या प्रतिवादी दोनों के द्वारा किया जाना है तो उसमें क्या है, वह ऐसा ऑर्डर कर सकता है। रूल 10 कहता है कि जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया Proceeding when party failed to present written statement called for by court। जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा यथास्थिति अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा और बात के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाने के पश्चात डिक्रीट को तैयार की जाएगी। यानी कि अगर वह असफल रहता है उस टाइम पीरियड में अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने में, तो वादी या प्रतिवादी दोनों में से किसी के भी खिलाफ कोर्ट डिसाइड कर सकती है केस को। ये कहता है रूल 10। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खत्म हुआ ऑर्डर 8। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं रूल 1 to लेके 6 तक समझा चुकी हूँ और इस सेकंड वीडियो में मैंने समझाया है रूल 6A से लेके रूल 10 तक। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी रूल 9। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।